इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत के करीबियों पर छापेमारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत के करीबियों पर छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है संजय राउत से, कस्टडी में है। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी का छापा लगातार चल रहा है। पात्रा चौल घोटाले में छापेमारी लगातार हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर जारी है। तो संजय राउत के करीबियों पर भी छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमित हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, पात्रा चौल उस बिल्डिंग के आसपास आप मौजूद थे जहां तस्वीरें दिखा रहे थे, जिसको लेकर पूरा ये मामला है और ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अब करीबियों पर भी शिकंजा। बिल्कुल, देखिए अनामिका, इस वक्त मैं पात्रा चौल के ठीक बाहर खड़ा हूं। वही पात्रा चौल जिसे लेकर सारा बवाल हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन आपको विजुअल दिखाएंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। देखिए, जो दो जगह छापेमारी अनामिका हुई है, ये वो लोग हैं जिनकी जो डिटेल्स है, जिनकी लीड्स वो खसरा खतौनियों से मिली है, जहां से जिनके जरिए जमीनें खरीदी गई थी। कुल जो 10 प्लॉट खरीदे गए थे, जिसमें 70% पैसा कैश दिया गया था, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। उन्हीं जो दस्तावेजों के हिसाब से जो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट बना था, जो एफिडेविट्स बने थे, जो स्टैम्प पेपर्स थे, उसमें जो जमीन के मालिकों का एड्रेस था, उन्हीं एड्रेसेस पर ईडी पहुंची है और वहां पर उनसे डिटेल ले रही है कि भाई नियम के खिलाफ जाकर 70% पैसा कैश कैसे लिया गया, क्या मोड था, किसने दिया, कहां से पैसे आए और बिचौलिया कौन था जिसने ये डील कराई। तो जो सबसे करीबी लोग संजय राउत के हैं जिन्होंने ये डील कराई है, लैंड डील, और वो जो 8 अग्रीमेंट अनामिका खरीदे गए थे, उन अग्रीमेंट्स की डिटेल भी मिल गई है, जिसकी वजह से ये जो छापेमारी हुई है महाराष्ट्र के मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही है, इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने ये डील कराई थी अनामिका, और ये सबसे करीबी हैं संजय राउत के। साथ ही साथ जो गणेश कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले लोग थे, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। माढ़ा के कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनके वक्त में ये घोटाला हुआ था। प्रवीण राउत से तमाम उन लोगों की डिटेल मांगी जा रही है जिनके जरिए अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में जमीनें खरीदी गई। HDIL को जो जमीनें बेची गई, वो किन किन बिचौलियों के जरिए बेची गई, उन बिचौलियों की डिटेल भी निकाली गई है। और इसी बिना पर जो ईडी है, अब वो रेड डाल रही है। हालांकि अभी तक ये डिटेल नहीं मिल पाई अनामिका कि वो कौन से 2 इलाके हैं जहां पर ईडी की रेड है, लेकिन कुल 12 से 15 लिस्ट तैयार की गई है। 12 से 15 जगहों की जो प्रवीण राउत से इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो संजय राउत से इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बिना पर अब छापेमारी पड़ रही है। ठीक है, तो अमित लगातार पात्रा चौल के बाहर से, उस बिल्डिंग के बाहर से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश यही है कि जिन लोगों तक घर नहीं पहुंच पाए हैं उनसे भी हम बातचीत कर सकें। कुल 672 लोगों को इस चौल में फ्लैट मिलने थे। 2008 में ये फ्लैट डिलीवर हो जाने थे, लेकिन 14 साल बाद भी लोगों को उनका घर नहीं मिल सका है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और जो भी अभी आपने इमारत मेरे पीछे देखी, वो पत्रा चौल की वही इमारत है जहां पर 1034 करोड़ का घोटाला किया गया। संजय राउत 4 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। सच क्या है, हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है, समझने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मेरे साथ पंकज जी हैं, जो पत्रा चौल कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और आवाज बुलंद कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जिनके साथ धोखा हुआ। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहला रिएक्शन लूं मैं आपसे, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, गड़बड़ी कैसे हुई, कितने लोग प्रभावित हुए, और अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? ये 672 लोगों फैमिलीज़ की कहानी है। 672 फैमिलीज़ मतलब तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार लोग हैं, इनकी एक। और जो भी अभी आपने इमारत मेरे पीछे देखी, वो पत्रा चौल की वही इमारत है जहां पर 1034 करोड़ का घोटाला किया गया। संजय राउत 4 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। सच क्या है, हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है, समझने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मेरे साथ पंकज जी हैं, जो पत्रा चौल कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और आवाज बुलंद कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जिनके साथ धोखा हुआ। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहला रिएक्शन लूं मैं आपसे, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, गड़बड़ी कैसे हुई, कितने लोग प्रभावित हुए, और अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? ये 672 लोगों फैमिलीज़ की कहानी है। 672 फैमिलीज़ मतलब तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार लोग हैं, इनकी ये कहानी है, दर्दनाक कहानी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या राजनीति हो रही है, किसे गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके ऊपर एलिगेशन हो रहा है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे 672 लोगों को घर चाहिए, 672 लोगों को भाड़ा चाहिए, और 672 लोगों को ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट दी गई है वो कमिटमेंट हमें पूरी करनी चाहिए। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है।
ये बात 2008 से शुरू हुई। हमारा पुनर्विकास प्रकल्प रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2008 से शुरू हुआ। तब तक हम आस लगाए बैठे थे 2008 से कि हमें अब घर मिलेगा, हमें भाड़ा मिलेगा, हमारा घर का जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन हमारे घर का सपना ये सपना ही रह गया। इसके ऊपर राजनीति हो गई, इसके ऊपर कई लोगों ने गफले किए, म्हाडा के अधिकारियों ने गफले किए। सबसे अहम भूमिका म्हाडा के अधिकारियों की रही है। बात ऐसी थी कि भाई अभी उस टाइम पे हमने उस समय की बात है कि जब मेरी शादी तय हुई थी तो हमारे ससुर जी एयरफोर्स से बिलोंग करते थे और वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मकान उनके होते थे। तो उन्होंने जब आके मुझे देखा और मुझे कहा कि भाई शादी तो तय कर ले, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहाँ रहेगी? तो मैंने कहा तो इसी मकान में रहेंगे। तो बोला ये तो पत्रे की चाल है, तो पत्रे में सब चारों बाजू से पत्रे। मैंने कहा था नहीं आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उनको यहाँ पे आके 3 बिल्डिंगें तभी सिराज लोखंडवाला की बनी थी, तब शुरुआत में सिराज लोखंडवाला डेवलप करने वाले थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये हमारे बिल्डिंग बनी है, ये हिसाब से प्रोजेक्ट शुरू होगा और जल्द से जल्द हमको मकान मिलेंगे। और बाद में शादी हुई। उसके बाद से जो चालू हुआ, आज डेवलप में नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कल दूसरा बिल्डर आ रहा है, पॉलिटिशियन चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करते करते 30 साल हो गए। और मतलब आप 30 साल से इंतजार कर रहे हैं और मकान नहीं मिल रहा है। और मेरा कहना ऐसा है ना कि भाई मेरी बेटियां बड़ी हो गई, अभी उनकी शादी का टाइम आ गया है, उनकी शादियाँ, उनका समय, अभी उनकी शादी करने का चल रहा है। मुझे अभी कहाँ मकान नहीं, मैं अभी भाड़ा भर के आ रहा हूँ। जिस मकान में मैं रह रहा हूँ उस मकान के जो है बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने 2-3 साल से बढ़ाया नहीं भाड़ा। ये देखिए अपना मकान नहीं मिला। पत्राचौल में वादा किया था म्हाडा ने कि उनको घर बना कर देंगे, लेकिन देखिए अपना घर होने के बावजूद, अपनी ज़मीन होने के बावजूद दूसरे जगह रेंट भर रहे हैं। और ये मजबूरी सिर्फ प्रमोद जी की नहीं है, ऐसे हज़ारों परिवार के लोग हैं जिनको ज़मीनें नहीं मिली, घर नहीं मिला, धोखाधड़ी हुई। और देखिए ये बता रहे कि शादी नहीं हुई थी, इनके बच्चे नहीं थे, अब इनके बच्चे हो चुके हैं, इनके बच्चों की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक मकान नहीं मिला है। समझिएगा ज़रा कितनी तकलीफ होती है जब आपके सर की छत छिन जाए, आपका घर छिन जाए, आपका आशियाना छिन जाए और आप मजबूरी में दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएं। ठीक है, मेरे साथ सुरेश व्यास जी भी हैं, सीनियर मेंबर हैं पत्राचौल वर्किंग कमेटी के, और अब जो आगे की प्रक्रिया है, आगे जो मुकदमे चल रहे हैं, जो स्ट्रगल है, उसको लीड भी करें। व्यास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रिपब्लिक भारत पर। मुझे एक बात बताइए, अभी जो कमेटी बनी जिसके आप लोग मेंबर्स हैं, इससे पहले भी तो एक कमेटी थी, उन्होंने क्या काम किया फिर? हमारी कमेटी दिसंबर के इलेक्शन में हमारे जितने 19 के 19 मेंबर है सब चुन के आए। जो जूने कमेटी थी, लोगों को मालूम पड़ा इन्होंने क्या घपला किया, क्या घोटाला किया। जब बिल्डर 5-6 साल से काम बंद कर रहा है तो इनका क्या फ़र्ज है कि भाई एक लीगल नोटिस भेजो कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है, भाड़ा क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी लीगल नोटिस नहीं भेजा बिल्डर को टर्मिनेट करने लिए। हमारे संघर्ष समिति ने म्हाडा को रिक्वेस्ट की कि वह बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, बिल्डर काम नहीं कर रहा है, तो उसको टर्मिनेट करना चाहिए। वो बेसिस पे म्हाडा ने 2018 में बिल्डर को टर्मिनेट किया। अच्छा, बाद में हमको जो भाड़ा मिलना वो तो बंद है, 2016-17 से भाड़ा बंद हो गया। म्हाडा ने, हमारा रिक्वेस्ट आज ये है कि म्हाडा ने 2018 में टर्मिनेट किया है तो भाड़ा देने का जवाबदारी म्हाडा का है। हमको जो 5-7 साल पहले भाड़ा मिल रहा, हम वही मांग रहे, 40,000 भाड़ा देना चाहिए। तो इन लोग ने 18,000 दिया। हम लोग जितेंद्र अवार्ड साहब को मिले, लेटर दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। संदेश जी ये बताइए, जैसा कि व्यास जी कह रहे हैं कि भाई इससे पहले के जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने भी घपला किया, म्हाडा के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ा एक संस्थान है म्हाडा, तो क्यों नहीं आपको वक्त पे रेंट देता है, क्यों नहीं वक्त पे आपकी इस चीज़ों को वो लोग कर रहे हैं? ऐसा क्यों? म्हाडा तो पैसे दे ही सकता है ना। पिछले 5 साल से रेंट नहीं मिला। 18,000 गोरेगांव जैसे इलाके में मिनिमम 1 रूम किचन का भी जो रेंट है वो 40,000 से कम का नहीं होता है, तो 18,000 रेंट। सर, गवर्नमेंट ने GR निकालने के बाद जॉनी जोसेफ कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया और ये पूरा FSI जो है वो FSI का 4 का FSI देके म्हाडा को आज भी उसके ये प्रोजेक्ट में पत्राचाल में 550 करोड़ का फ़ायदा है। और ये बिल्डर लोग से जो 9 बिल्डर को सेलेबल किया एरिया